सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए आप सभी के लिए कंजर्वेशन ऑफ प्लांट और एनिमल का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर जो भी बचे हुए टॉपिक्स थे उनको हम कवर कराने वाले हैं। और इस चैप्टर के खत्म होने के बाद इसकी क्वेश्चंस की वीडियो आएगी, तो हमारे चैनल से बने रहिए। और आपको एएमयू, जामिया और बीएचयू की तैयारी करनी है तो इस चैनल से बने रहिए, क्योंकि इस पे जितना भी कंटेंट आने वाला है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और जो भी स्टडी मटेरियल है वो भी बिना कोई चार्ज लिए आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बस आपको इतना सा काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बायोडायवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्व, इकोसिस्टम, फ्लोरा और फौना, इन सब के बारे में पढ़ रखा था। अब इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? ये जो है एक लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया होता है, मतलब कि नेचुरल एनवायरनमेंट उसको गवर्नमेंट क्या कर देती है, प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर देती है, जिसके अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करेंगे तभी तो कंजर्व हो सकते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। और वहां पे प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? जैसे कि हंटिंग, पोचिंग, ट्रेडिंग, इनको बैन करके, मतलब कि उसका कोई शिकार नहीं कर सकता, ट्रेड नहीं कर सकता एनिमल्स का, इन सब चीजों को बैन करके क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी होती है इज अ प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड। क्या होता है? प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड होता है, जो कि क्रिएट किया जाता है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवर होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, और फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। जब एनिमल्स को प्रोटेक्ट करेंगे तो उसके साथ साथ फॉरेस्ट को भी हम प्रोटेक्ट करेंगे। इन विच नो हंटिंग इज परमिटेड, मतलब कि कोई भी शिकार वगैरह नहीं कर सकते। हंटिंग जो होती है यहाँ पे इलीगल होती है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होंगी यहाँ पे। ठीक, जैसे हंटिंग, ट्रेडिंग, ये सारी चीजें। और इंडिया में जो है 500 से ज्यादा, मतलब कि मोर देन 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने के लिए मिलती हैं। अलग अलग एरिया में अलग अलग यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने के लिए मिलती हैं। अब यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम है और उनकी लोकेशन दे रखी है। जनरली इनसे जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम याद रखना, ये नहीं पूछेंगे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती क्या है, लेकिन ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ लोकेटेड है। जैसे कि यहाँ पे संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है महाराष्ट्र में, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। नागार्जुना सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश, ठीक है, मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु। तो इनके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इनके नाम जो है और उनकी लोकेशन याद रख लेना, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम दे रखे हैं उनको याद रख लेना, और उनके साथ साथ इनकी लोकेशन दे रखी है, जैसे तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, सल्तनपुर लेक बर्ड सेंचुरी जो है वो राजस्थान में है। तो इस तरह की यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कहाँ पे लोकेशन, इनको याद रखना। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या दे रखा है यहाँ पे? आगे दे रखे हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क भी वैसे ही होते हैं जिस तरीके के क्या होते हैं यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस क्या होता है, देखो, नेशनल पार्क इज रिलेटिवली लार्ज ऑफ अ एरिया। ठीक है, मतलब कि एरिया में लार्ज होते हैं किसके? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे क्या होती है, सेस्निक ब्यूटीज प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी सेस्निक ब्यूटीज होती हैं, मतलब कि हम नेचुरल ब्यूटी को क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिजर्व करते हैं। और ये कौन करता है? यहाँ पे गवर्नमेंट मेंटेन करके रखती है, जिसके अंदर फ्लोरा, फौना, मतलब प्लांट और एनिमल। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या हो रहा था, यहाँ पे एनिमल्स पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, लेकिन नेशनल पार्क में इसमें क्या होगा, जो उनके सेस्मिक ब्यूटीज है उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, फ्लोरा और फौना को, और वहां के देखो जो लैंडस्केप होते हैं उसको प्रोटेक्ट, हिस्ट्री ऑब्जेक्ट्स, हिस्टोरिक जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वहां पे, जो भी मॉन्यूमेंट्स होंगे उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इन सब चीजों को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, और बाय द गवर्नमेंट किया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एरिया एंड प्लेस ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट, जो क्या होते हैं, किन चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं यहाँ पे, जो साइंटिफिक इंटरेस्ट के टर्म्स में। ठीक है, मतलब कि वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होंगी रिसर्च पर्पस के लिए, उन सबको चीजों को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे आते हैं उसी तरीके से जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थे, इनकी लोकेशन और किन एरियाज में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, और ये जो टेबल है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आपके क्वेश्चंस के टर्म्स में, ठीक है, जो क्वेश्चंस आते हैं इससे आ जाते हैं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में, और इससे रिपीटेड टर्म्स में क्वेश्चन जो है वो आए हैं।
जैसे कि यहाँ पे गिर नेशनल पार्क इससे आ जाता है, यह गुजरात में है। और यहाँ पे देखो सुंदरवन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, तो इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सिरिस्का नेशनल पार्क, इससे भी क्वेश्चन, ये जो 3-4 हैं इनसे तो ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको हमेशा याद रखना। नेशनल पार्क और उनकी लोकेशन किन एरियाज में पाए जाते हैं। इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि देखो जो सतपुरा नेशनल पार्क है वो पहला नेशनल पार्क है इंडिया का, मतलब जो फर्स्ट रिजर्व इंडिया में बना था वो सतपुरा नेशनल पार्क था। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जो पहली चीजें होती हैं और जो पहला प्यार होता है वो कभी भुलाया नहीं जाता, इसीलिए इस पे क्वेश्चन जो है वो आ जाता है एएमयू के अंदर। तो ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। द रॉक शेल्टर एंड रॉक पेंटिंग आर वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ द सतपुरा, यहाँ पे सतपुरा आएगा, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, सतपुरा नेशनल पार्क। तो यहाँ पे जो सतपुरा नेशनल पार्क है वहां पे टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं, मतलब कि मेन अट्रैक्शन क्या होता है टूरिस्ट का, वहां पे जो भी रॉक शेल्टर्स होते हैं, वहां पे जो भी पेंटिंग्स है, रॉक पेंटिंग्स, उसको देखने के लिए भी लोग जाते हैं, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए तो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना कि टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए मेन होता है। और इसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था टाइगर्स की पॉपुलेशन को बचाने के लिए। इस डेट को याद रखना, ये जो है 1972 में लॉन्च किया गया था। अब देखो प्रोजेक्ट टाइगर क्यों लॉन्च किया गया था, जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो पहले 100 साल पहले करीब 55,000 हुआ करती थी, ठीक है, कितनी हुआ करती थी यहाँ पे, 55,000 हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद क्या होगी, 55,000 से घट के यहाँ पे जो 1827 पॉपुलेशन रह गई, ठीक है, क्योंकि उनका जो ट्रेडिंग, पोचिंग, हंटिंग इन रीजंस की वजह से, इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था टाइगर्स की पॉपुलेशन को बचाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर इज अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट था, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 1972 में टाइगर्स की पॉपुलेशन को बचाने के लिए कंट्री में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे एक्सटेंड स्पीसीज एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज। अब देखो एक्सटेंड और एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी होती हैं। एक्सटेंड स्पीसीज वो होती हैं जो कि अब हमें दिखाई नहीं देती, मतलब अब एग्जिस्ट नहीं करती हमारी अर्थ पे या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में, उनको हम बोलते हैं एक्सटेंड स्पीसीज। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है डायनासोर। डायनासोर पहले हुआ करते थे लेकिन आज देखने के लिए नहीं मिलते, क्योंकि वो क्या हो गए, खत्म हो गए अर्थ से पूरी तरह से। तो कोई भी एनिमल या प्लांट की स्पीसीज जो क्या होती है पर्टिकुलर एरिया से या फिर एंटायर अर्थ से क्या होती है, जब खत्म हो जाती हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटेंड स्पीसीज। देखो इसमें क्या है, द स्पीसीज इन विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट एनीवेयर ऑन द अर्थ, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती, उनको हम बोलते हैं एक्सटेंड स्पीसीज। क्या बोलते हैं उनको, एक्सटेंड स्पीसीज। अब इसमें देखो प्लांट और एनिमल दोनों क्या आ सकते हैं, अ टाइप ऑफ एनिमल विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जो एनिमल्स एग्जिस्ट नहीं करते उनको हम बोलते हैं एक्सटेंट एनिमल। क्या बोलते हैं, एक्सटेंट एनिमल। और जो प्लांट एग्जिस्ट नहीं करेंगे उनको एक्सटेंट प्लांट्स बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है डायनासोर, डोडो, केव लायन और आयरिश डियर, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, यहाँ पे एक्सटेंट स्पीसीज के। और उसके साथ साथ अगर हम एग्जांपल लें एशियाटिक चीतास, जो है एशिया से जो चीता है वो कंप्लीटली एक्सटेंट हो गए थे, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर आपने डोरेमोन की मूवी देखी हो तो उसमें क्या था, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे थे जो कि एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। डोरेमोन और डोरेमोन एंड नोबिता, वेलकम टू द जन्नत, नोबिता की जन्नत, इस तरीके से कुछ मूवी थी, उसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स दिखाए गए थे जो एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे वही एनिमल्स हैं जो कि क्या हो चुके हैं, अर्थ से कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे डायनासोर दे रखा है, खतरनाक डायनासोर है, ठीक है। अब ये क्या होगा, जो डायनासोर है वो तो कंप्लीटली खत्म हो गए, तो ये किस में आते हैं, एक्सटेंड स्पीसीज में आते हैं। एक्सटेंड स्पीसीज के बाद आते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, अगर इसी तरीके से कम हो गई तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मतलब कि एक्सटेंड स्पीसीज बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, द स्पीसीज विच आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जो स्पीसीज खत्म होने के कगार पे हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। जैसे कि यहाँ पे कुछ स्पीसीज दे रखी हैं, जैसे कि टाइगर, स्नो लेपर्ड और ग्रेट इंडियन राइनोसोरस और एशियाटिक लायंस। ये क्या होते आ रहे हैं, दिन पे दिन इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, और ऐसा ही रहा तो ये इंडिया से खत्म हो जाएंगे, मतलब कि किसमें आ जाएंगे, एक्सटेंड स्पीसीज में। तो हमें इनको कंजर्व करना जरूरी होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इसके बाद देखो ये जो चैप्टर था उसके अंदर जितने भी मेन टॉपिक्स थे वो तो हो गए। अब मेन क्या है, यहाँ पे कुछ टर्म्स दे रखे हैं, जैसे कि रेड डाटा बुक। जो रेड डाटा बुक है वो क्या करती है, एक लिस्ट जारी करती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, सेवरल स्पीसीज होती है, जैसे कि
नॉर्मल स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज की कौन कौन से एनिमल्स या फिर प्लांट किन किन कैटेगरी के अंडर में आते हैं। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल स्पीसीज के मतलब कि जो हमें नॉर्मली देखने के लिए मिल जाते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज या फिर एक्सटेंड स्पीसीज के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, रेड डाटा बुक इज अ बुक, ये क्या है, एक बुक है जिसके अंदर रिकॉर्ड रखे जाते हैं सभी एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट के और अदर स्पीसीज। प्लांट और एनिमल के अलावा जो अदर स्पीसीज हैं जैसे इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में कि ये कितने बचे हैं, ठीक है, और ये किसके अंदर, एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर हैं, तो कितनी पॉपुलेशन है इनकी, इन सब का क्या होता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो माइग्रेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। ठीक है, क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। द प्रोसेस ऑफ बर्ड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। ये सीजन्स के अकॉर्डिंग भी होता है। जनरली अगर एनिमल और जो वर्ड्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सीजन्स, सीजन के अकॉर्डिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। जैसे कि माइग्रेशन ऑफ अ बर्ड इज एन अडेप्टेशन। ये क्या होता है, एक तरीके से अडेप्टेशन का काम करता है। अगर ज्यादा ठंड पड़ी तो हम यहाँ से दूसरी जगह चले जाएंगे जहां पर टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, और फिर वापस आ जाते हैं जब यहाँ पे जो कंडीशन है वो नॉर्मल हो जाती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, टू एस्केप द हॉट्स एंड कोल्ड कंडीशन। हॉट और कोल्ड जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं उनको यहाँ पे एस्केप करने के लिए, मतलब कि उनसे कॉम्बैट करने के लिए हम क्या करते हैं, मूव करते हैं फॉर देयर नॉर्मल हैबिटेट इन विंटर्स। विंटर्स में क्या करते हैं, नॉर्मल हैबिटेट की तरफ चले जाते हैं अपने सर्वाइवल्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे बर्ड्स हैं, बर्ड्स मूव करते हैं विंटर्स में। ठीक है, कहां से कहां मूव करते हैं, कोल्ड रीजन से यहाँ पे वार्मर रीजन की तरफ। मूव फ्रॉम वेरी कोल्ड रीजन्स टू वार्मर रीजन इन विंटर एंड गो बैक आफ्टर द विंटर्स। और विंटर्स के बाद क्या होता है, वापस से चले जाते हैं। उन बर्ड्स को बोलते हैं यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स। क्या बोलेंगे, माइग्रेटरी बर्ड्स। अब इसमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन माइग्रेटरी बर्ड जो है, जो सबसे फेमस माइग्रेटरी बर्ड है, वो है यहाँ पे साइबेरियन क्रेन। कौन सा, यहाँ पे साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन जो है साइबेरिया से विंटर्स में राजस्थान आते हैं, और जैसे विंटर्स चले जाते हैं तो ये वापस से मूव कर जाते हैं उधर ही की तरफ। ठीक है, तो साइबेरियन क्रेन जो है वो एग्जांपल है, इसको याद रख लेना, इससे भी आ जाता है कुछ। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। अब देखो, अगर हमें एनिमल्स बचाने और फॉरेस्ट बचाना है तो हमें पेपर को क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा, रिसाइकल करना पड़ेगा। क्योंकि इस टाइम पे पेपर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। जब पेपर्स का यूज होगा तो जंगलों को काटना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पेड़ काटने पड़ेंगे, क्योंकि पेड़ से ही हमें क्या मिलते हैं, पेपर मिलते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट मिलता है उससे हम पेपर बनाते हैं। जैसे कि पेपर इज मेड अप ऑफ वुड पल्प। किससे मिलता है ये, वुड पल्प से। डेट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द वुड। किससे, वुड पल्प जो है वुड से मिलता है, और वुड्स कहां से आएंगी, फॉरेस्ट से। ठीक है, और फॉरेस्ट को हम काटेंगे तभी तो हम पेपर बना पाएंगे। वी शुड शेव पेपर टू सेव द फॉरेस्ट। अगर हम पेपर को बचाएंगे तो हम फॉरेस्ट को भी बचा सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई करना छोड़ दो, कि हमें पेड़ बचाने हैं तो पढ़ाई ना करें। पेड़ों को बचाना है तो और भी चीजें होती हैं। ठीक है, पेड़ों को ग्रो करें, ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें, उनको काटे ना। ठीक है, मतलब कि बिना यूज के काटे ना। जैसे कि इंडस्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ काट दिए जाते हैं, लेकिन फिर पेड़ लगाए नहीं जाते। पेड़ों को फिर लगाना भी चाहिए। ठीक है, पेपर को हम रिसाइकल कर सकते हैं 5 to 7 टाइम्स। मतलब एक बार हमने पेपर यूज कर लिया, उसको रिसाइकल करें, जो रद्दी वाले आते हैं उनको हम दे देते हैं, तो क्या होगा, रिसाइकल हो जाते हैं 5 से 7 टाइम्स जो पेपर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिफॉरेस्टेशन। देखो, आपने डिफॉरेस्टेशन पढ़ लिया, फिर अब आता है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पेड़ों को दोबारा से लगाना। ठीक है, क्या होगा, पेड़ों को लगाना। द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन एन एरिया इन विच फॉरेस्ट ट्रीज वर डिस्ट्रॉयड। जहां पे पहले ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उस जगह पे जब हम क्या करते हैं, दोबारा पेड़ लगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। क्या बोलेंगे उसको, रिफॉरेस्टेशन। इफ द डिस्ट्रॉयड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अगर हम क्या करें, जो भी फॉरेस्ट एरिया है जिसको हमने काट दिया उसको ऐसे ही छोड़ दें, उस पर कोई बिल्डिंग वगैरह ना बनाए, तो वहां पे कुछ टाइम बाद क्या होंगे, नेचुरली प्लांट्स जो हैं वो ग्रो हो जाएंगे। उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, नेचुरल रिफॉरेस्टेशन, जो नेचर से अपने आप हुए हैं। हम करेंगे तो भी उसको क्या बोलेंगे, रिफॉरेस्टेशन बोलेंगे, लेकिन ये क्या होगा, यहाँ पे नेचुरली होता है रिफॉरेस्टेशन जो है। अफॉरेस्टेशन ह्यूमंस करते हैं, तो इसको याद रखना है। डिस्ट्रॉय एरिया इज
अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर समटाइम्स इट रीस्टैब्लिश इटसेल्फ, अपने आप ग्रो हो जाते हैं यहाँ पे, उसको नेचुरल रिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखे हैं, एडवांटेज। एडवांटेज क्या होते हैं रिफॉरेस्टेशन के, मतलब कि पेड़ों को जब हम ग्रो करते हैं उसके एडवांटेज क्या होंगे। तो रिफॉरेस्टेशन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो जैसे कि हमें पेपर की कमी हो जाएगी अगर पेड़ नहीं होंगे, उसको कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा, जितने ज्यादा पेड़ हो सके उतने ज्यादा हम पेड़ लगाएं तो हमें रॉ मटेरियल मिलेगा, फिर हम यूज कर सकते हैं। पढ़ाई बिल्कुल नहीं रुकेगी, ठीक है, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। तो हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पे रिफॉरेस्टेशन होगा, हमें फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिलते रहेंगे। और रिफॉरेस्टेशन अगर होगा जिससे क्या होगा, यहाँ पे जो डिक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से कम हो जाएगी। पेड़ नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, अब पेड़ ज्यादा होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी, ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग में नहीं बढ़ेगी। आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, आगे और एडवांटेज दे रखे हैं, जैसे कि रिफॉरेस्टेशन इंक्रीज रेनफॉल इन एरियाज। देखो रेनफॉल क्या करते हैं, रिफॉरेस्टेशन से इंक्रीज होती है, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करते हैं, जिससे वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर क्लाउड फॉर्मेशन, फिर उसके बाद क्या होता है यहाँ पे पर्सिपिटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, जिससे बारिश जो है वो ज्यादा होती है। अब बारिश ज्यादा होगी, ठीक है, तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और यहाँ पे ड्रॉप जो होगी वो कम होगी, सूखा नहीं पड़ेगा, और ग्राउंड वाटर जो है वो हाई हो जाएगा, ठीक है। और रिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन नहीं होता, और यहाँ पे फॉरेस्ट जो है सॉइल इरोजन नहीं होता, और फ्लड्स नहीं आते, ठीक है, फ्लड से बचते हैं और सॉइल इरोजन से भी बचते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे कि एएमयू में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और आ सकते हैं, ठीक है, जीरो से हाई लेवल, मतलब उसमें इजी क्वेश्चंस भी होंगे और हार्ड क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं। तो आप बस, आपके लिए इतना सा काम है, ये दोनों पार्ट्स हैं उनको कंप्लीट देख लीजिए, आपके जो क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। अगर एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का होगा वो वहीं के वहीं आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अगर आपको इसी तरीके से एएमयू का फ्री कंटेंट चाहिए तो हमारे इस चैनल एंट्रेंस वाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए। हमारा दूसरा चैनल है यहाँ पे न्यू एरा क्लासेस 2.0, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियोस आती हैं, उसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे हमारे दो टेलीग्राम चैनल है, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कंटेंट और वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो अवेलेबल हो जाती है पहले ही। और हमारा जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उसको जाके आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपकी क्वेरी है कोई भी तो इन दोनों नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो इन नंबर पे आप जाके कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और इन सब की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिलेगी। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करते हुए जाना।